Hello everyone. In this video we are going to discuss about the MCQs related to the finance current affairs. So जो हमने कल finance current affairs पढ़े थे उससे related हम इस particular वीडियो के अंदर बहुत सारे MCQs करने वाले, प्लस मैं आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट्स भी आज पढ़ाने वाला हूं. अगर टाइम परमिट करता है तो डेफिनेटली विल बी लर्निंग अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एज वेल, और एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे इफ द टाइम परमिट्स. ओके, सो चालू करते हैं डिस्कशन. अगर आपको ये पर्टिकुलर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डेफिनेटली यू कैन डाउनलोड अवर एप्लीकेशन और वहां पे आपको ये सब अवेलेबल हो जाएगा एंड यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल. सारे ही रेगुलेटरी बॉडीज के बेसिकली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलिव बोर्ड की साइट पे अवेलेबल है. यू कैन डाउनलोड इट एंड प्रैक्टिस. व्हाट डज एसआईएफ अ न्यू असेट क्लास इंट्रोड्यूस बाय द सेबी स्टैंड्स फॉर? तो सेबी ने एक नई असेट क्लास निकाली है एसआईएफ नाम से. उसका फुल फॉर्म क्या है? सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर? सो ऑप्शंस है यहां पे आपके ए सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट फंड, स्ट्रक्चर्ड इनकम फंड और स्टेट इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस. क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? बहुत ही सिंपल है. वी हैव डिस्कस दिस एज वेल कि सेबी ने ये एक नया असेट क्लास इंट्रोड्यूस किया है. द करेक्ट आंसर हियर इज ऑब्वियसली ऑप्शन बी, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड. एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड बाय सेबी? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था इशू करने का? रिस्ट्रिक्ट द इन्वेस्टमेंट इन द नॉन ट्रेडिशनल असेट क्लास, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर नॉन ट्रेडिशनल असेट क्लास इन्वेस्टमेंट, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिशनल असेट क्लास इन्वेस्टमेंट, अलाउ ओनली हाई रिस्क डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन दिस पर्टिकुलर फंड, या फिर ये सभी करेक्ट हैं. सो व्हाट्स योर ओपिनियन गाइज? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर. यहां पे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर नॉन ट्रेडिशनल असेट्स. या ट्रेडिशनल असेट्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तो वी आर ऑलरेडी हैविंग सो मेनी थिंग्स, राइट? दिस इज पर्टिकुलरली फॉर द नॉन ट्रेडिशनल असेट क्लास इन्वेस्टमेंट, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ एसआईएफ? एसआईएफ का की फीचर क्या है? दे मस्ट बी ओपन एंडेड फंड्स, ओपन एंडेड ही होने चाहिए. दे कैन ओनली इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स. They focus on long-term growth in specialized sectors. Option D, they provide unlimited daily liquidity for all the investors. And option E, none of the above. क्या इस particular question का सही आंसर होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? A key feature of SIF. इसका आपको की फीचर बताना है. यहां पे इसका की फीचर क्या हो जाएगा? बेसिकली ऑप्शन सी, दे फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन स्पेशलाइज्ड सेक्टर. देखो इसके नाम के अंदर ही क्या है, एसआईएफ के नाम में ही क्या होता है? स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स, राइट? तो ये स्पेसिफिक सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस यहां पे करने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड टू एसआईएफ ओनली. तो एसआईएफ एक इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है, एक नई एसेट क्लास है. इसके बारे में आपको बहुत साउंड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. तो 3-4 क्वेश्चन तो यहां पे हम एसआईएफ से रिलेटेड ही कर लेंगे. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कौन सा लगेगा एसआईएफ पे?
What regulatory framework will be applicable to operate the SIF? जो म्यूचुअल फंड्स के रेगुलेशन बने हैं सेबी के, क्या वही लगेंगे? आरबीआई की गाइडलाइंस लगेंगी, सेबी के ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स वाले नॉर्म्स लगेंगे, या फिर नाबार्ड के इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस लगेंगे, या फिर सारे के सारे लगेंगे? ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को क्या लगता है क्या लगने चाहिए यहां पे? आप लोगों को क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या होना चाहिए? सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, सेबी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के नॉर्म्स यहां पे लगेंगे, एआईएफ के फंड्स के नॉर्म्स लगेंगे, क्योंकि नॉन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं वो एआईएफ के नॉर्म्स ही फॉलो करते हैं, राइट? वाई डू स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स ऑफन कैरी हाई रिस्क? इसके अंदर दूसरी असेट क्लास के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्क क्यों रहता है? दे इन्वेस्ट ओनली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दे हैव नो रेगुलेटरी ओवरसाइट इस वजह से, या फिर दे कॉन्सेंट्रेट ऑन अ नीश पोटेंशियली वॉलेटाइल सेक्टर्स? ऑप्शन डी, दे कैन डाइवर्सिफाई इन मल्टीपल इंडस्ट्री, और ऑल ऑफ द अबव। देखो रिस्क कब होगा? अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करते होते तो रिस्क कम होता, तो ये ऑप्शन तो गलत है। रेगुलेटरी ओवरसाइट नहीं, अरे अभी तो पड़ा एआईएफ वाले रेगुलेशंस लगेंगे, तो ये भी ऑप्शन गलत है, राइट? दे कैन डाइवर्सिफाई इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज, डाइवर्सिफिकेशन होता तो लो रिस्क होता ना, ये भी गलत है, तो ऑल ऑफ द अबव तो गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो तीन ऑप्शंस गलत है, राइट? ऑप्शन सी, दे कॉन्सेंट्रेट ऑन अ नीश, क्योंकि एक ही नीश पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और दैट टू वॉलेटाइल सेक्टर्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट ये हाईली रिस्की हो जाएगा, राइट? दूसरे एसेट क्लास के कंपैरिजन में इनका रिस्क थोड़ा सा ज्यादा रहने वाला है। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स क्लोज्ड एंडेड फंड? अभी क्लोज्ड एंडेड फंड का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज्ड एंडेड फंड? एनी आइडिया व्हाट इज क्लोज्ड एंडेड फंड? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? अभी हमने कल भी डिस्कस किया था, डिफरेंस भी बताया था आपको क्लोज्ड एंडेड फंड और ओपन एंडेड फंड में। यहां पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इट हैज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। ऐसा नहीं है कि पैसा आता जा रहा है और आप लोग इशू करते जा रहे हो, यहां पे फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स होने चाहिए, राइट? सो सेबी ने नया एसेट क्लास इंट्रोड्यूस किया था, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, एसआईएफ। उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन थे, इसके अंदर हमने बहुत ही डिटेल में बात करी थी। प्लस आपको पता होना चाहिए कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स पे जो नॉर्म्स लगते हैं वही एसआईएफ के ऊपर भी लगने वाले। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एसआईडीबीआई कोलैबोरेशन विद टाटा कैपिटल? तो रिसेंटली एसआईडीबीआई ने कोलैबोरेट किया यहाँ पे टाटा कैपिटल के साथ में। अभी एसआईडीबीआई ने किया है, सिडबी ने किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ एमएसएमई रिलेटेड ही होगा। सो क्या चीज है, मेन पर्पस क्या है? लिमिट द एमएसएमई लोन एक्सेस, या फिर एनहांस द फाइनेंसिंग ऑप्शन फॉर एमएसएमई, प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू एमएसएमईज, और टू प्रोवाइड सब्सिडरीज टू एमएसएमईज, या फिर नन ऑफ द अबव, कुछ और ही पर्पस था। व्हाट्स योर ओपिनियन गाइज? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या इसका करेक्ट आंसर यहां पे होना चाहिए?
यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एनहांस फाइनेंसिंग ऑप्शंस फॉर एमएसएमईज। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्किंग कैपिटल प्राइमरली रेफर्स टू व्हाट? इज इट लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर इक्विपमेंट्स एंड बिल्डिंग, या फिर फंड्स यूज्ड फॉर डेली ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस? मीडियम टर्म कैपिटल होती है, कोई गवर्नमेंट ग्रांट होता है, नन ऑफ द अबव। बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर है। जो रेगुलरली हमको फंड्स चाहिए होता है रेगुलर एक्टिविटीज करने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए, दैट इज रेफर्स टू एज वर्किंग कैपिटल। अच्छा, वर्किंग कैपिटल के आपके बारे में आपको क्या बताया था? एक तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है विच इज टोटल ऑफ ऑल द करंट असेट्स। एक नेट वर्किंग कैपिटल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। अगर सिर्फ वर्किंग कैपिटल आ जाए तो डू अज्यूम की नेट वर्किंग कैपिटल के बारे में ही बात कर रहा है, राइट? सो सिडबी और टाटा कैपिटल का कोलैबोरेशन क्यों हुआ था? एमएसएमई फाइनेंसिंग को बूस्ट देने के लिए, जो हमने डिस्कस भी किया था। By how much did micro credit disbursement decline in Q3 of financial year 2025? आप सभी जानते हैं, हमने डिस्कस किया था, माइक्रो क्रेडिट डिसबर्समेंट्स में डिक्लाइन आया है इन Q3 2025। कितने परसेंटेज से डिक्लाइन हुआ था? बाय हाउ मच परसेंट डिक्लाइन हुआ था? एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट डिक्लाइन था, हमने फिगर्स की भी बात करी थी। सो यहां पे करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 35.8% का डिक्लाइन हमने देखा था। पहले 90,000 समथिंग करोड़ कुछ चल रहा था और अभी 57,800 करोड़ पे आ चुका है ऑलमोस्ट। सो इट्स अ 35.8% डिक्लाइन हियर। एनबीएफसी एमएफआईज को लेके कौन सा स्टेटमेंट यहां पे सही है, ट्रू है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एनबीएफसी एमएफआई? ऑप्शन ए, they offer large corporate loans exclusively. Option B, they cannot lend to low income groups. Option C, they provide micro loans to low income segment without accepting the deposit. Option D, they are unregulated entities, या फिर option E, none of the above. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट चॉइस है। बेसिकली दे प्रोवाइड माइक्रो लोन्स लो इनकम सेगमेंट में आने वाले लोगों के, दैट टू विदाउट एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स। अच्छा, एमएफआईज क्या होते हैं? बेसिकली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, राइट? जो छोटी कंपनीज को लोन यहां पे प्रोवाइड करवाते हैं। सो इससे रिलेटेड भी हमने डिस्कशन किया था। नो डाउट पोर्टफोलियो में तो ग्रोथ आई है, पर माइक्रो क्रेडिट डिसबर्समेंट के अंदर डिक्लाइन आया 35% का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड लॉयल्टी कैशबैक प्रोग्राम फॉर मर्चेंट्स? ये पहला बैंक है जिसने सीबीडीसी के ऊपर बेस करके लॉयल्टी कैशबैक प्रोग्राम निकाला है। सो व्हाट्स द नेम ऑफ द बैंक? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप लोगों को क्या लगता है यहां इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कल ही हमने इसको पढ़ा था। यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट? तो उन्होंने ही एक पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है जहां से मर्चेंट्स को कैशबैक मिलेगा अगर वो पेमेंट्स लेते हैं डिजिटल करेंसी में सीबीडीसी के अंदर, राइट? व्हाट इज द की स्ट्रैटेजिक इंपैक्ट ऑफ बीओबी सीबीडीसी बेस्ड कैशबैक इंसेंटिव? इसका की स्ट्रैटेजिक इंपैक्ट क्या रहने वाला है? इट अंडरमाइंस द डिजिटल पेमेंट अडॉप्शन, इट स्ट्रांगली प्रमोट्स the widespread acceptance of digital rupee, it bans the usage of the fiat currency altogether, it increases the cost of digital transactions drastically. Obviously ये तो सामने देख के ही समझ में आ रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। इससे वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस होगा डिजिटल रूपी का, राइट? सो ये न्यूज हमने डिस्कस करी थी कल के ही लेक्चर के अंदर, उससे रिलेटेड हमने एमसीक्यू भी कर लिया है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ट्रू है?
ये एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है जैसे कि बिटकॉइन करता है। इट इज इशूड एंड रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक। इसको इशू और रेगुलेट दोनों सेंट्रल बैंक करता है, मतलब ये सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है क्या। इट इज नॉट बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसको बैक नहीं करता क्योंकि ये तो डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड है तो नोबडी इज गवर्निंग दिस। नेक्स्ट इज इट इज एक्सक्लूसिवली पीयर टू पीयर विथ लिमिटेड ओवरसाइट। ये एक P2P नेटवर्क है पर इस पर थोड़ा सा ही ओवरसाइट रहता है आरबीआई का। एक्सक्लूसिव ओवरसाइट यहां पे अभी नहीं है, या फिर नन ऑफ द अबव। आप लोगों को क्या लगता है क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? इट इज इशूड एंड रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक, यही इसका करेक्ट आंसर है। सीबीडीसी बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज की तरह नहीं वर्क करती है। नो डाउट टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है, बट देयर इज अ सेंट्रल अथॉरिटी क्योंकि ये एक फियाट करेंसी का डिजिटल वर्जन है। ऐसे ही हम फियाट करेंसी को डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली देयर विल बी अ रेगुलेटरी अथॉरिटी हियर और एन आरबीआई इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी, राइट। ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर है। What is the primary use of wholesale CBDC? आप सभी जानते हैं दो तरीके की CBDC होती है, उसमें से एक पार्ट होता है wholesale CBDC, purchasing of consumer good। ऑप्शन बी स्मॉल ऑनलाइन शॉपिंग ट्रांजेक्शन्स के लिए wholesale CBDC यूज होती है, या फिर लार्ज इंटरबैंक पेमेंट्स और सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन्स। ऑप्शन डी अनरेगुलेटेड P2P लेंडिंग हम wholesale CBDC से करने वाले हैं, या फिर B2C ट्रांजेक्शन यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन्स के लिए होने वाली है। एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट्स द करेक्ट आंसर हियर? एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी। लार्ज स्केल इंटरबैंक ट्रांजैक्शन पेमेंट्स जो होने वाले हैं वो होलसेल सीबीडीसी से होंगे। बाकी जो ये रिटेल ट्रांजैक्शंस है दैट इज फॉर रिटेल सीबीडीसी, उसके लिए एक अलग से सीबीडीसी यहां पे बनाई है। द $75 बिलियन bilateral currency swap between India and Japan is primarily aims to do what? Restrict trade between two countries or to provide each country access to other currency during the liquidity needs, phase out all the other global currencies, fund only cultural exchange programs, या फिर none of the above। आप सभी को पता होगा $75 बिलियन का एक बायलैटरल करेंसी स्वैप हुआ है इंडिया और जापान में। बेसिकली आपस में एक दूसरे की करेंसी स्वैप करने वाली है, राइट। और इसका पर्पस है ऑप्शन बी, प्रोवाइड ईच कंट्री एक्सेस टू अदर करेंसीज ड्यूरिंग लिक्विडिटी नीड्स, राइट। हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया था। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबीज सेंट्रलाइज्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड डेटाबेस? सेबी ने एक सेंट्रलाइज्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड का डेटाबेस बनाया है, राइट। अभी डेटाबेस में जाहिर सी बात है सारी की सारी इंफॉर्मेशन होगी, तो किस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी? डिस्क्लोज द रेलेवेंट डेट इंफॉर्मेशन, ईज ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर इन्वेस्टर, प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ बॉन्ड डेटा, लिस्टिंग और गवर्नमेंट बॉन्ड्स की डिटेल्स होगी, या फिर नन ऑफ द अबव होगा। क्या इसका करेक्ट आंसर होने वाला है? या फिर बेटर है मैं इसको नन ऑफ द अबव की जगह ऑल ऑफ द अबव कर देता हूं। अभी मुझे बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है आप लोगों के हिसाब से?
यहां पे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सोर्स फॉर बॉन्ड, राइट। ये कॉर्पोरेट बॉन्ड डेटाबेस है, कॉर्पोरेट बॉन्ड, नॉट गवर्नमेंट बॉन्ड। हाउ डज द सेबीज सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बेनिफिट टू द इन्वेस्टर? इससे बेनिफिट क्या होने वाला है अल्टीमेटली? बाय विथहोल्डिंग द क्रेडिट रेटिंग्स, बाय लिस्टिंग ओनली द defunct bonds, by offering historical and real time bond details for informed choices। ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर है, राइट। इससे हिस्टोरिकल डेटा मिल जाएगा, रियल टाइम डेटा भी मिल जाएगा बॉन्ड्स का, राइट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। हमने इसको भी डिटेल में डिस्कस किया था। अगला आता है विच सेक्टर शोड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025? कौन से सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है? एग्रीकल्चर, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? अच्छा, ऑप्शंस के अंदर परसेंटेजेस भी गिवन है, तो ऐसा नहीं आप हाईएस्ट परसेंटेज को बोल दो, गलत भी हो सकते हैं, राइट। परसेंटेज नन ऑफ द अबव भी एक ऑप्शन है। यहां पे इसका करेक्ट आंसर है सर्विस इंडस्ट्री, वहां पे सबसे ज्यादा ग्रोथ ड्राइव हुई है, राइट। वहां पे हमने देखा भी था सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसके अंदर से सर्विस सेक्टर का यहां पे मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। Why was Yes Bank recognized as S&P Global Sustainability Yearbook? S&P Global Sustainability Yearbook ने येस बैंक को क्यों रिकॉग्नाइज किया है? फॉर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑप्शन है, ऑप्शन बी फॉर कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ऑप्शन सी फॉर स्ट्रॉन्ग ईएसजी इनिशिएटिव्स, ऑप्शन डी फॉर फोकसिंग ऑन प्रॉफिट एंड ग्रोथ, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। आप लोगों को क्या लगता है, क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेटर करने की वजह से यस बैंक को S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक के अंदर हाईलाइट किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेटर हुआ है, प्रॉफिट और ग्रोथ बेटर हुआ है, या फिर ESG इनिशिएटिव्स बहुत स्ट्रांगली लिए हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर? The correct answer here is strong ESG governance, strong ESG initiatives including the climate action and social impact इसका करेक्ट आंसर है। हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि यस बैंक ने टॉप किया है S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग, वाई ESG इनिशिएटिव्स की वजह से। अभी ESG क्या होता है आखिर? जो ESG होता है इसके अंदर जो S होता है, राइट, व्हाट इज दिस S रिप्रेजेंट्स? सस्टेनेबिलिटी, सोशल, स्ट्रैटेजी, शेयर्स, या फिर सिक्योरिटी? ESG हो गया, ग्रीन फाइनेंस हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, राइट। Here the correct answer is ऑप्शन बी, सोशल। काफी लोग यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी टिक कर सकते हैं। बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंट, सोशल,
एंड गवर्नेंस, हमने ESG को बहुत डिटेल में पढ़ा है। अरे हमने तो ESG के ऊपर जो फ्रेमवर्क बना है, BRSR, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, उसको भी पढ़ लिया है, राइट? उस पर भी एक क्वेश्चन कर लिया है। HDFC बैंक एग्जीक्यूटेड इट्स फर्स्ट गोल्ड ट्रेड ऑन विच प्लेटफॉर्म? HDFC बैंक ने एक फर्स्ट इंटरनेशनल गोल्ड ट्रेड एंटर किया है, कौन से प्लेटफॉर्म पे किया है? लंदन मेटल एक्सचेंज, न्यूयॉर्क मेटल एक्सचेंज, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, MCX, या फिर नन ऑफ द अबव? यहां पे इसका करेक्ट आंसर है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। ओके, IIBX इज द करेक्ट आंसर हियर। ये गिफ्ट सिटी के अंदर सिचुएटेड है, राइट? ये गिफ्ट सिटी के अंदर सिचुएटेड है। सो HDFC बैंक हैज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट गोल्ड ट्रेड थ्रू IIBX प्लेटफॉर्म। What is the year-on-year rise in the India's हाउस प्राइस इंडेक्स? इंडिया के हाउस प्राइस इंडेक्स के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना इंक्रीज यहां पे आया है इन Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025? करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन C, 3.1%, राइट? तो RBI का डेटा आया था, उसमें हाउस प्राइस इंडेक्स के बारे में बात करी थी। Q3 के अंदर 3.1% का इंक्रीज है, ऑब्वियसली ड्रिवन बाय मेट्रो सिटीज का रियल एस्टेट। What is the main objective of Paytm partnership with RBL Bank? Paytm ने RBL के साथ पार्टनरशिप करी है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? To restrict the digital transactions to large corporation, to provide card machines and sound box to MSMEs, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के यूज के लिए फॉर स्मॉल मर्चेंट, और टू प्रमोट ओनली द नॉन कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन बेसिकली, और नन ऑफ द अबव। तो बहुत ही सिंपल है, हमने कल ही पढ़ा था। कार्ड मशीन और साउंड बॉक्स के सॉल्यूशन को प्रमोट करने के लिए पार्टनरशिप है, पर्टिकुलरली इन दी MSME। ऑन विच प्लेटफॉर्म डज Rupee112, बेसिकली Rupee112 इज अ फिनटेक कंपनी, राइट? उन्होंने कौन से प्लेटफॉर्म पे लोन डिसबर्समेंट सर्विस को, लोन डिसबर्सल सर्विस को ऑटोमेट करने का एफर्ट यहां पे किया है, ऑटोमेट किया है? विच प्लेटफॉर्म डज Rupee112 ऑटोमेट इट्स लोन डिसबर्सल सर्विस? सो कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया है? टेलीग्राम, ईमेल, व्हाट्सएप, पोस्टल मेल, नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर हियर इज व्हाट्सएप, राइट? AI पार्ट चैटबॉट्स को बना के यहाँ पे लोन डिसबर्सल सर्विसेज को एनहांस करने का यहाँ पे Rupee112 ने एक बहुत ही अमेजिंग स्टेप लिया है। सो द प्राइमरी टारगेट ऑडियंस कौन है Rupee112 की? लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, अंडर बैंक्ड इंडिविजुअल्स या फिर स्मॉल बिजनेसमैन, government owned entities, high net worth individuals only. So the correct answer here is option B, underbanked individual and small businessmen. Which factor does SBI report sees as a crucial factor for India's economic growth? SBI ने एक नई रिपोर्ट निकाली थी, उसके अंदर कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा क्रूशल बताया गया था फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ? The correct answer here is option C. Revival of the private investment was seen as the most crucial aspect in the SBI का report. Which institutions are now allowed by SEBI to invest in the security receipts from ARCs, यानी कि asset reconstruction company? कौन से institutions को SEBI ने अभी अभी allow किया है कि तुम भी
सिक्योरिटी रिसीट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो जो ARCs की है। आपको बता दूं, सिक्योरिटी रिसीट्स ARC इशू करती है, राइट। हमने डिस्कस भी किया था, मान लो बैंक के पास एक NPA पड़ा हुआ है 100 करोड़ का, तो ARC क्या करेगी, इसको बाय कर लेगी। 100 करोड़ की चीज को मान लो 50 करोड़ पे बाय कर ली। ये 50 करोड़ आएंगे कहां से, तो इन्वेस्टर्स इसमें पैसा डालेंगे, इन्वेस्टर्स इसमें पैसा डालने वाले हैं। उनको क्या मिलेगा बदले में, उनको सिक्योरिटी रिसीट्स मिलेंगी। क्या मिलेगी, सिक्योरिटी रिसीट्स मिलेगी। कौन से इंस्टीट्यूशन को रिसेंटली अलाउ किया सेबी ने कि तुम भी सिक्योरिटी रिसीट्स जो ARC देती है उसको खरीद सकते हो? फॉरेन इन्वेस्टर्स, NBFCs, HFCs, रिटेल इन्वेस्टर्स अबाउ अ थ्रेशोल्ड, या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट, और इज इट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिनको हम DII बोलते हैं। What will be the correct answer here? द करेक्ट आंसर हियर इज NBFC एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, राइट। हमने पढ़ा भी था कि सेबी ने अभी सारी NBFCs को और HFCs को अलाउ कर दिया है कि आप सिक्योरिटी रिसीट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। HFCs मतलब हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती है, राइट। What do security receipts represent for the investor? अभी जो इन्वेस्टर को सिक्योरिटी रिसीट्स मिली हैं बदले में, इसका मतलब क्या है, राइट क्या रिप्रेजेंट करती है ये? क्या ये गारंटीड गवर्नमेंट बॉन्ड से लिंक्ड है, या फिर ओनरशिप स्टेक है इन बैंक इटसेल्फ, अ क्लेम ऑन द रिकवरी प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्ट्रेस्ड असेट, ओनरशिप स्टेक इन NBFC इटसेल्फ, या फिर नन ऑफ द अबव? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर? ये सिक्योरिटी रिसीट्स क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है क्लेम ऑन द रिकवरी प्रोसीड्स फ्रॉम द डिस्ट्रेस्ड असेट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। व्हिच प्रोजेक्ट क्वालिफाइज फॉर IOB's इंडियन ओवरसीज बैंक्स न्यू ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव? IOB ने एक नया ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव लिया है, पर प्रोजेक्ट को क्वालिफाई करवाना पड़ेगा। कौन क्वालिफाई करेगा? प्रोजेक्ट दैट फेल द पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स, IGBC certified green building projects, any project that uses only fossil fuels, personal loans for non construction purpose, और none of the above। तो IGBC certified जो प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं वो यहाँ पे IOB उनको डेफिनेटली ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव के अंदर इंक्लूड करेगा, ऐसा हमने कल डिस्कस किया था। IGBC मतलब इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, राइट। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, और IGBC का सर्टिफिकेशन होना वहां पे जरूरी है, तभी आप IOB का बेनिफिट ले सकते हो, ग्रीन फाइनेंस वाला, राइट। सर्टिफिकेट होना जरूरी है आपके पास IGBC का। हु पब्लिश द रेगुलेशन एट अ ग्लांस हैंडबुक फॉर कोऑपरेटिव बैंक? तो रिसेंटली कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए एक हैंडबुक निकाली गई थी, रेगुलेशंस एट अ ग्लांस,
किसने पब्लिश करी है? तो ऑब्वियसली कोऑपरेटिव बैंक का मैटर है, तो आरबीआई के अलावा और कौन पब्लिश करने वाला है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द करेक्ट चॉइस. Whose recommendation is required for licensing the state and central cooperative bank? अगर आप स्टेट या सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक वाला मैटर है लाइसेंसिंग का, किसका रिकमेंडेशन चाहिए होगा? सेबी, नाबार्ड, आईआरडीएआई, टीआरएआई, नन ऑफ द अबव. किसका रिकमेंडेशन यहां पे रिक्वायर्ड रहने वाला है? करेक्ट आंसर हियर इज नाबार्ड, राइट. Which type of securitization is restricted for RRBs and cooperative bank? इनमें से कौन सा टाइप सिक्योरिटीज का सिक्योरिटाइजेशन का रिस्ट्रिक्टेड है फॉर RRBs एंड कोऑपरेटिव बैंक? कल ही हमने पढ़ा है, राइट. सिक्योरिटाइजिंग स्टैंडर्ड असेट रिस्ट्रिक्टेड है. कल ही हमने इस वाली पर्टिकुलर न्यूज को डिस्कस करते टाइम ये चीज पढ़ी थी, राइट. SEBI's total income in financial year 2024 increased primarily due to which of the following factor? किस फैक्टर की वजह से यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है? लोअर फीस कलेक्शन, स्ट्रिक्ट फॉरेन ग्रांट्स, हायर फीस एंड सब्सक्रिप्शन, जीरो लिस्टिंग एक्टिविटी, नन ऑफ द अबव. ऑब्वियसली हायर फीस और सब्सक्रिप्शन की वजह से बड़ी है. 48% का राइज देखने को मिला था, हमने डिस्कस भी किया था. मेजरली ड्रिवन है फीस की इनकम से. Which of the following is not a standard GST component? CGST, SGST, IGST में इंटीग्रेटेड GST, कंपनसेशन सेस या फिर IGST, एक और इंफ्रास्ट्रक्चर GST. कौन सा इनमें से एक कंपोनेंट नहीं है? ऑब्वियसली CGST, SGST, IGST ये सब होता है. कंपनसेशन सेस भी होता है. इंफ्रास्ट्रक्चर GST करके कुछ भी चीज नहीं होती है, राइट. ये एक स्टैंडर्ड GST का कंपोनेंट नहीं है. जीएसटी कलेक्शन 9% से इंक्रीज हुआ था फरवरी 2025 में. इट रीच टू 1.83 लाख करोड़, राइट. कौन सी दो कंपनीज को रिसेंटली नवरत्न स्टेटस मिला था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी दो कंपनीज को नवरत्न स्टेटस दिया था रिसेंटली? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? कौन सी वो दो कंपनीज थी जिनको यहां पे नवरत्न स्टेटस मिला है? The correct answer here is option C, IRCTC and IRFC. नवरत्न स्टेटस में आने के बाद काफी सारे बेनिफिट होते हैं. तो बेसिकली ये आपकी 25th और 26th सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बन चुकी है जिनको नवरत्न स्टेटस मिल चुका है. IRCTC एंड IRFC ग्रांटेड नवरत्न स्टेटस, ये हमने डिस्कस भी किया था, राइट. अभी MCQs आर ओवर, तो अब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स ट्राई टू डिस्कस सम कॉन्सेप्ट्स. आपको कुछ फटाफट से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा देता हूं रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, राइट. अभी इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, रिफ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है. फटाफट से एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि इन टर्मिनोलॉजीज का क्या मतलब होता है, ठीक है. सबसे पहला है आपका इन्फ्लेशन. जनरल increase in the price level over a time, reducing the currency purchasing power. एक जनरल इंक्रीज हो रहा है प्राइस लेवल के अंदर ओवर द टाइम इज नथिंग बट इन्फ्लेशन. सबको पता है प्राइसेस बढ़ रही है, इन्फ्लेशन है, राइट. अच्छा, प्राइसेस नहीं बढ़ रही है पर क्वांटिटी कम हो रही है. अरे बात तो वही हो गई. पहले ये डेयरी मिल्क 10 रुपीज की आती थी, अब छोटी कर दी, कम ग्राम कर दिया, अभी भी 10 की आती है. तो सर प्राइस तो बढ़ी नहीं. अरे पर क्वांटिटी तो कम हो गई ना. तो पर ग्राम जब करोगे तो पता चलेगा कि अरे यार प्राइसेस तो बढ़ गई. लेट सपोज ये आती थी 10 ग्राम की 10 रुपीज में, तो 1 रुपी पर ग्राम इसका प्राइस था. अभी ये फिर 10 रुपए की आती है पर ये सिर्फ 5 ग्राम की है फॉर एग्जाम्पल, तो 2 रुपी पर ग्राम प्राइस हो गया. मतलब प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है और आपको पता भी नहीं चला, राइट. तो ये भी इन्फ्लेशन ही है. इन्फ्लेशन का मतलब प्राइसेस बढ़ रही है. सिमिलरली डिफ्लेशन का मतलब प्राइसेस
गिर रही है, जो कि इन्फ्लेशन का बिल्कुल अपोजिट हो गया। मैं डिफ्लेशन की बात कर रहा हूं, डिसइन्फ्लेशन की बात अभी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अभी सिर्फ इन्फ्लेशन की बात करिए और डिफ्लेशन की बात करने जा रहा हूं। डिफ्लेशन का मतलब है डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। पहले डेयरी मिल्क 10 की आती थी, फिर 9 की हुई, फिर 8 की हुई। ये तो डिफ्लेट हो रही है यार, कम हो रही है प्राइस, राइट। तो जनरल प्राइस लेवल के अंदर कम होना डिफ्लेशन बोलता है। लेट सपोज ये 0% है, यहां पे 1% इन्फ्लेशन, यहां पे 2%, यहां पे 3%, ऐसे करके बढ़ रहा है। ये जो लाइन है बढ़ती हुई, दिस इज नथिंग बट इन्फ्लेशन वाला एरिया। प्राइसेस जब कम होने लग जाए, -1%, -2% एंड सो ऑन, तो ये डिफ्लेशन हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है? डिफ्लेशन हो जाता है। अच्छा, इन्फ्लेशन इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, राइट। थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन इज फाइन फॉर इकोनॉमी। ग्रोथ तभी होती है, जब ग्रोथ होती है तो इन्फ्लेशन आता है। दे बोथ गो हैंड इन हैंड, राइट। So slight inflation is fine for economy. Deflation can definitely cause recession. Okay? Deflation की वजह से recession आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म जो और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लोग डिफ्लेशन को और डिसइन्फ्लेशन को कंफ्यूज कर लेते हैं, राइट। डिफ्लेशन को और डिसइन्फ्लेशन को लोग यहां पे कंफ्यूज कर लेते हैं। बेसिकली डिसइन्फ्लेशन रेफर टू द स्लोइंग डाउन ऑफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अरे प्राइसेस बढ़ तो रही है, पहले इतनी तेजी से बढ़ रही थी, अब धीरे धीरे बढ़ रही है, राइट। स्लो डाउन हो चुकी है आपकी रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जो आपकी रेट ऑफ इन्फ्लेशन थी, दैट इज नाउ स्लोड डाउन। दैट इज नथिंग बट डिसइन्फ्लेशन, राइट। इन्फ्लेशन तो है पर डिसइन्फ्लेशन है, कम है थोड़ा। डिफ्लेशन मतलब तो है ही नहीं, और डिफ्लेट हो रही है, प्राइस गिर रही है। यहां पे प्राइसेस आर स्टिल राइजिंग बट एट डिक्रीजिंग पेस। लेट सपोज पहले प्राइसेस बढ़ रही थी 5% पर एनम के हिसाब से, हर साल 5% से प्राइस बढ़ जाती थी। दैट्स इन्फ्लेशन, दैट्स इन्फ्लेशन। नाउ 2% की रेट से ही बढ़ रही है। सो कैन आई से दैट दिस इज अ काइंड ऑफ डिसइन्फ्लेशन? डिसइन्फ्लेशन। प्राइस तो अभी भी बढ़ रही है, पहले 100 का 105 होता था, अभी 100 का 102 ही हो रहा है। सो उस रेट से नहीं बढ़ रही जिस रेट से पहले बढ़ा करती थी। दिस कॉन्सेप्ट इज डिसइन्फ्लेशन। तो कहने का मतलब हूं मैं अभी भी लाइन की इसी साइड में, ऐसा नहीं कि यहां पे आ गया हूं, राइट। सो टू कंक्लूड आई कैन से दिस लाइन इज ऑफ इन्फ्लेशन। ये एरिया इन्फ्लेशन का है। अभी आप पहले 5% पे थे, वहां से गिर के 2% पे आ गए, तो ये डिसइन्फ्लेशन है, राइट। ये डिसइन्फ्लेशन है, करेक्ट। पर अगर आप 0 से भी नीचे चले जाने लग गए, मतलब प्राइसेस एक्चुअली गिर रही है -2%, दिस इज डिफ्लेशन का एरिया। दिस इज व्हाट डिफ्लेशन का एरिया। तो अभी आपको यहां पे इन टर्मिनोलॉजीज के अंदर आई थिंक कंफ्यूजन नहीं होगा। इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये तीनों टर्मिनोलॉजीज हमने अच्छे से डिस्कस कर ली है। रिफ्लेशन, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब रिटर्न ऑफ प्राइसेस टू द प्रीवियस रेट ऑफ इन्फ्लेशन। मान लो इकोनॉमी में काफी गिर गया इन्फ्लेशन, राइट। इन्फ्लेशन नहीं है, बहुत डिफ्लेशन आने लग गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? डिफ्लेशन अगर आ गया तो मेरी इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी। डिफ्लेशन आ गया तो इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल री-इन्फ्लेट द प्राइस। आई विल री-इन्फ्लेट द प्राइस। सो एक वॉलेंट्री मेजर होता है, आरबीआई खुद, सेंट्रल बैंक खुद, गवर्नमेंट खुद क्या करेगा? ट्राई करेगा प्राइसेस को बढ़ाने की। दैट्स री-इन्फ्लेशन। सो रिटर्निंग द प्राइसेस टू द प्रीवियस रेट ऑफ इन्फ्लेशन, दैट्स री-इन्फ्लेशन। ओके। डिस्क्रिप्टिव Q&A प्रैक्टिस के अंदर आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या इंफॉर्मेशन वो कम्युनिकेट करते हैं, कन्वे करते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्यों अलग है, राइट। सो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सारे चैप्टर्स आपके कोर्स में। सो इस तरह का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि आपको देखने को एग्जामिनेशन के अंदर मिले, राइट।
सो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू विल बी राइटिंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? क्या आप लिखना पसंद करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपको अप्रोक्सीमेटली 1-2 मिनट देने वाला हूं यहाँ पे. सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप क्या क्या यहाँ पे लिख सकते हो. और इवन इट विल बी हेल्पफुल, आप मेरे को इतना ही बता दो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है. व्हाट थिंग्स कम अप अंडर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट? क्या क्या चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपकी आती है, उतना भी बता दोगे तो इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल. So tell me some of the keywords that you are going to write in this particular question. Okay guys, let's start this particular question. Let's start writing the answer. सबसे पहले बता दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, राइट? सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके फॉर्मल रिकॉर्ड्स हैं, राइट? दैट प्रेजेंट्स द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस and they also depicts the company's financial position. And give us an idea of the cash flow of the company, right? Now they provide stakeholders. Stakeholders के अंदर आपके सब आ गए, इन्वेस्टर्स आ गए, राइट? शेयर होल्डर्स आ गए, क्रेडिटर्स, डेटर्स, रेगुलेटर्स, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, सब कुछ आ गया, राइट? दे प्रोवाइड स्टेक होल्डर्स financial statement provides stakeholders access to critical information so that they can base and they can make informed decisions. सीधी सी बात है, वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही देख के डिसीजंस लेने वाले हैं, कितना आपकी कंपनी का प्रॉफिट है, क्या आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है, राइट? एंड सो ऑन. वो ये सब देख के ही आपके यहाँ पे डिसीजन लेने वाले हैं. इन इंडिया अ कंपनी नीड्स टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट 2013. सिमिलरली इफ यू आर अ बैंकिंग कंपनी, आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉलो करना है, राइट? सो बेसिकली देयर आर in Companies Act, as per the Companies Act 2013, there are 5 types of financial statement. 5 तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं. सबसे पहला बैलेंस शीट, दूसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट. काफी लोगों को लग रहा है अभी मैं फंड फ्लो स्टेटमेंट लिखने वाला हूं. फंड फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होता है. द फिफ्थ वन इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. आपके इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स के अंदर क्या चेंज आया है उसका एक स्टेटमेंट बनता है. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फॉल करते हैं.
आई अगेन रिपीट, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट एट ऑल अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपको पता होना चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। नहीं भी बनाओगे तो भी चल जाएगा, राइट। खुद की इच्छा से बना रहे हो, कोई एनालिसिस करने के लिए फंड्स का, उसके हिसाब से बना रहे हो तो दैट्स फाइन, बट इट इज नॉट कंपल्सरी, राइट। आपको बनाना जरूरी नहीं है। अभी बात कर लेते हैं इन कंपोनेंट्स की, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो चालू करते हैं बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट इज बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये मुझे मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, कितना मैं बढ़िया काम कर रहा हूं, कितना मैं पानी में हूं, राइट। सर हमारे पास तो प्रॉफिट होता है, तो फिर पोजीशन जानने की क्या जरूरत है? आप P&L अकाउंट देख लो, क्यों फालतू में बैलेंस शीट बना रहे हो? देखो बात समझना। आई अर्न अ प्रॉफिट, लेट सपोज आई अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1 करोड़ रुपी एवरी फाइनेंशियल ईयर, दैट्स माई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये मेरी परफॉर्मेंस है, P&L अकाउंट बताएगा। तो सर आप तो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो, बट वॉट इफ आई डू हैव अ लोन ऑफ 50 करोड़? वो P&L अकाउंट नहीं बताएगा कि 50 करोड़ का लोन चल रहा है, वो बैलेंस शीट बताएगी। सो हो सकता है कि फाइनेंस वाइज आई एम परफॉर्मिंग गुड बट माई ओवरऑल पोजिशन इज नॉट सो गुड, राइट। So that's why balance sheet is equally important. Basically, it provides snapshot of a company's financial position, and that too at a specific point in time. सर क्या होता है स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम? अरे देखो, बैलेंस शीट जब बनती है ना तो उसके ऊपर लिखा होता है एज ऑन 31 मार्च लेट सपोज 2024। ये एक पर्टिकुलर डे पे बन रही है। दिस इज अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम स्टेटमेंट। ये पूरे साल की नहीं बनती है, ये पूरे साल की नहीं बनती है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आपके पास सैलरी आई 10 लाख रुपए, लेट सपोज पूरे साल की 10 लाख रुपए आपके पास सैलरी आई, ये पूरे साल की सैलरी है। दिस इज फॉर द ईयर, दिस इज अ पीरियड इन टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। बट आपके बैंक बैलेंस में 31 मार्च 2024 को 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं। दिस इज अ पॉइंट इन टाइम। ये एक दिन पर्टिकुलर डेट की बात करिए, हर दिन चेंज होगा। ये पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, पॉइंट इन टाइम है। वही फर्क है P&L अकाउंट में और बैलेंस शीट में। यही फर्क है P&L अकाउंट में और बैलेंस शीट में। P&L अकाउंट पूरे साल का बनता है, इट्स फॉर द पीरियड, बट बैलेंस शीट इज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, राइट। इट्स अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम का स्टेटमेंट। Now the balance sheet is also based on the accounting equation. What is the accounting equation? Asset is equal to liability. Asset is equal to liability plus capital. Right? So balance sheet में assets होती है, यहाँ capital, और यहाँ पे outside liabilities भी होती है, right? और इनका total हमेशा match होता है, मतलब asset is equal to liability plus capital. Right? इसी equation पे balance sheet based होती है आपकी। Now assets क्या होते हैं? They are your valuable resources. These are your valuable resources that will help you generate future economic benefit. That will help you generate FEB, which is future economic benefit. Capital क्या होता है? Amount contributed by the proprietor, amount invested by the owner. Liabilities are nothing but obligations that you need to settle. राइट इनके भी बाइफर्केशन होते हैं असेट का, नॉन करंट असेट, करंट असेट। नॉन करंट असेट मतलब वो असेट जो आपको 1 साल से ज्यादा के लिए काम में आएंगे। करंट असेट मतलब वो जो एक ही ऑपरेटिंग साइकिल या 12 महीने के अंदर अंदर रियलाइज हो जाएंगे कैश में या टर्न हो जाएंगे डेटर में, राइट। जिनका बेनिफिट आप 1 ही साल के अंदर लेने वाले हो। बेसिकली वो आपके क्या हो गए? शॉर्ट टर्म असेट्स हो गए, करंट असेट्स हो गए। सिमिलरली लाइबिलिटी के अंदर भी नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, 2 बाइफर्केशन यहाँ पे होने वाले हैं, राइट। So, ये आपकी होती है बैलेंस शीट। अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है आपका? ये बताता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अरे 10th क्लास में थे, 12th क्लास में थे तो रिपोर्ट कार्ड के थ्रू परफॉर्मेंस देखी जाती थी, कितने परसेंटेज आए। अच्छा पहले 70 आए थे, अब 90 आ गए, बहुत बढ़िया। बिजनेस में आते ही
यहां पे भी परफॉर्मेंस देखी जाती है, पर पैसे से रिलेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखी जाती है। पिछली बार 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, इस बार 5 करोड़ का कमाया था, बहुत बढ़िया, राइट। नंबर्स रहते हैं लाइफ में, पर अकेडमिक्स से फाइनेंस की तरफ चेंज हो जाते हैं, राइट। नंबर्स हमेशा रहते हैं, कंपैरिजन हमेशा होता है। अकाउंटिंग होती है इसलिए ताकि कंपैरिजन हो, राइट। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। दिस इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, आई विल मेक इट फॉर द इंटायर ईयर, नॉट ऑन अ पर्टिकुलर डेट। अरे एक दिन में थोड़ी प्रॉफिट कमाया, एक दिन में थोड़ी लॉस हो गया, पूरे साल जो काम किए उस वजह से प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, राइट। इसके अंदर क्या क्या होते हैं, तो इसके अंदर एक तो रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू मतलब आपका सेल्स हो गया, जिसको आप टर्नओवर भी बोलते हो, जिसको आप इनकम भी बोलते हो। सो इट इज बेसिकली द अमाउंट अर्नड बाय रेंडरिंग सर्विसेज और बाय सेलिंग द प्रोडक्ट्स, राइट। मान लो मैं एक पेन मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने पेन को बेचा, कुछ पैसे कमाए, दिस इज माय रेवेन्यू, राइट। देन वी आर हैविंग सो मेनी एक्सपेंसेस। Expenses are day to day, they can be day to day expenses as well that I need to incur in order to earn revenue. बिना खर्चे किए रेवेन्यू नहीं हो सकता, राइट। एम्प्लॉय को हायर करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, स्टेशनरी का खर्चा देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। दोज आर माई एक्सपेंसेस। रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को निकाल देता हूं तो क्या आता है मेरा, या तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा या मेरा नेट लॉस आ जाएगा, राइट। ये होता है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, इसको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मेरा नेट प्रॉफिट निकलता है, राइट। देन वी आर हैविंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ इट इज गवर्न्ड बाय AS3 और आई कैन से इंड AS 7, राइट। कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्लो बताता है कैश का। इट शोज द फ्लो ऑफ कैश and it can be both inflow as well as outflow. It is based on 3 activities. It is based on 3 activities: operating activity, investing activity, financing activity. Operating activity means मेरा day to day routine. अगर मैं टी शर्ट बना रहा हूं, सो इस टी शर्ट को सेल भी करूंगा, पैसे रियलाइज भी करूंगा, रॉ मटेरियल भी खरीदूंगा, गवर्नमेंट को टैक्सेस भी दूंगा, सैलरीज भी दूंगा, एम्प्लॉय को सब कुछ खरीदूंगा, सब कुछ करूंगा। दीज आर माई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दीज आर माई डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एनी आउटफ्लो और इनफ्लो अराइजिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी will be classified in the operating activity itself, right? Basically it's cash generated via core business. core business से आप कितना पैसा जनरेट कर रहे हो, कितना कैश का इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कोई लोन ले लिया, कोई लोन रीपे कर लिया, इक्विटी शेयर इशू कर दिया, डिबेंचर इशू कर दिया, बॉन्ड इशू कर दिया, लाइबिलिटी, ये सब मेरे लिए। तो दीज आर माई फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैसे मैं पैसा उठा रहा हूं, कैसे मैं पैसा रीपे कर रहा हूं, दैट टू ओनली लॉन्ग टर्म नेचर वाला, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म वाला। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैसे पैसे को इन्वेस्ट कर रहा हूं, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीद लिए, दैट्स एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। खुद के शेयर इशू करना इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दूसरों के शेयर खरीदना इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, राइट। बेसिकली नॉन करंट असेट्स के अंदर पैसा डालना इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर पैसा डालना इज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। और लास्ट आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये कुछ नहीं, आपके जो भी इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स के अंदर जो चेंजेस हुए वो बताता है, राइट। Now whenever I talk about the changes in equity shareholders fund, उसमें सब कुछ आ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आ गए, राइट। इनमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं ये सब कहां पे आएंगे, आपके स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। देन वी आर हैविंग नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स इज बेसिकली additional details that I cannot write in the face of P&L and on the face of the balance sheet। अभी कुछ माइनर डिटेल्स लिखनी है तो क्या बैलेंस शीट के ऊपर ही लिख दूंगा क्या, प्रॉफिट नहीं यार। वर्किंग नोट बनाते थे ना स्कूल में भी, तो
मेन आंसर तो एकदम क्लीन, बाकी सब कुछ एडिशनल डिटेल्स वर्किंग नोट्स में. सो नोट्स टू अकाउंट्स आर बेसिकली एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स, दे आर एक्सप्लेनेटरी नोट्स, राइट. What is fund flow statement then? Basically, fund flow statement analyzes the changes in company's financial position over the time. अगर मेरी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज आ रही है, वो कौन ट्रैक करेगा? फंड फ्लो स्टेटमेंट ट्रैक करेगा. सर कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या ट्रैक करेगा? देखो वो सिर्फ कैश का चेंज ट्रैक करता है, राइट. सो फंड फ्लो स्टेटमेंट एनालाइजेस the changes in company's financial position between at least two balance sheet dates. Now it focus on the movement of working capital. ये working capital के movement पे focus करता है rather than only cash. इसके दो bifurcation में बनता है. sources of funds, कहां से पैसा आ रहा है, application of funds या uses of fund, कहां पे पैसा जा रहा है, right. Sir, what's the difference between cash flow statement एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट? सबसे बड़ा डिफरेंस, ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ही नहीं, राइट. कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ कैश के फ्लो पे फोकस करता है, ये फोकस करता है फंड के फ्लो पे, जो कि एक वाइडर कॉन्सेप्ट होता है कैश के फ्लो से, राइट. फंड फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी नहीं है, राइट, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी है. Okay, cash flow statement mandatory है. In cash flow statement we classify the activities in 3 activities: operating, financing, investing. Fund flow statement में हम सिर्फ application और uses sources और application देखते हैं, कहां से पैसा आया, कहां से पैसा गया, खत्म, right. And then we can conclude the answer like financial statements are crucial tool for assessing a company's financial performance, financial position and cash flow. They provide a comprehensive view of business operations, right. इससे मुझे क्या मिल जाएगा? comprehensive view मिल जाएगा business operation का. This enables a stakeholder to evaluate profitability, liquidity and financial stability and thereby taking witty decisions, right. logical decisions लेने के अंदर यहाँ पे help करेगा. Now fund flow statement and cash flow statement are also 2 important statements. Fund flow statement is not mandatory. Why? Because it is not at all a cash, it is not at all a financial statement. However, cash flow statement is a financial statement. Further, cash flow statement provides a more detailed view of liquidity and cash management, whereas fund flow statement is providing an overall idea of the movement of funds across the organization, right. So understanding these financial statements are very crucial for business and for investors to take informed decisions. In this manner you can conclude this particular question. Okay, so आज के लिए इतना ही. हमने approximately 30 to 40 MCQs किए. इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन भी रहता है. और एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी कर लिया रिलेटेड टू अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पसंद आया, आपको वे पसंद आया, तो डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और रेगुलरली अपडेट रहिएगा इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए. थैंक यू सो मच. मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर.